नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू की, उसके इस्लामिक दर्जे या अल्पसंख्यक दर्जे की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के धार्मिक चरित्र को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इसकी स्थापना से लेकर आज तक इसके कैरेक्टर को लेकर विवाद और फिर उस पर बहस लगातार चल ही रही है। 1967 में इसके अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसकी स्थापना अल्पसंख्यकों के द्वारा नहीं बल्कि विधायिका के बनाए कानून के जरिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 1981 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी की सरकार ने संसद में एएमयू संशोधन बिल पास कराकर सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले को पलटते हुए एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्रदान कर दिया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जनवरी 2016 में मोदी सरकार ने अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है और इसका हटा लेना चाहिए जो दर्जा अल्पसंख्यकों का दिया गया है। फिर उसके बाद 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय जो जजों की बेंच थी, उन्होंने इस मामले को 7 जजों की बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया था और आज 7 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के अपने पुराने फैसले को पलट दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जिनका आज कार्यकाल का आखिरी दिन था, उन्होंने फैसले को पलटते हुए कहा कि किसी संस्थान से सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं छीना जा सकता क्योंकि उसकी स्थापना विधायिका के कानून बनाकर किया गया है, ना कि किसी अल्पसंख्यक के द्वारा। अल्पसंख्यकों का दर्जा देने के लिए यह तय करना जरूरी है कि वह संस्थान अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहा है या नहीं। सीजेआई ने फैसले में सुनाते हुए कहा आगे कि मामले को 3 जजों की सामान्य बेंच को इसे सुनने के लिए ट्रांसफर कर दिया और कहा कि यह बेंच इस बात का फैसला करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए जो कसौटी तय की गई है, जो मानक तय किए गए हैं, उन मानकों पर यह खड़ा उतरती है या नहीं। यदि वह इन मानकों पर खड़ा उतरती है तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिल जाएगा और यदि उन मानकों पर यह खड़ा नहीं उतरती है तो उसे यह दर्जा नहीं मिलेगा। मतलब यह कि आज के फैसले से यह साफ नहीं हुआ है कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा बहाल कर दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष संविधान वाले देश में एएमयू की यह लड़ाई अपने आप को मुस्लिम संस्थान का दर्जा दिलवाने के लिए है और यह लड़ाई उन लोगों के द्वारा लड़ी जा रही है जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते नहीं थकते। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या धर्मनिरपेक्ष सरकार का धर्म के आधार पर बने इस्लामिक संस्थान को फंड करना, पैसे देना, टैक्स पेयर का पैसे देना क्या उचित है? क्या एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देना केंद्रीय विश्वविद्यालय की कसौटी के तहत है? क्या एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के लिए तय मानकों पर खड़ा उतरता है? इस फैसले से एएमयू में पढ़ रहे बहुसंख्यक हिंदू छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या अल्पसंख्यक दर्जा मिलने का मतलब मुस्लिम संस्थान का दर्जा मिलना है या इसमें दूसरे अल्पसंख्यक जैसे कि सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई भी शामिल है? यानी अल्पसंख्यक का दर्जा अगर मिलता है तो क्या इससे सिर्फ मुस्लिम लाभान्वित होंगे या जो दूसरे अल्पसंख्यक संविधान में दर्ज हैं उनके नाम सिख के, बौद्ध के, ईसाई के और जैन के, क्या उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। के आदेश और 1981 के संशोधन दोनों को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ये चुनौती केंद्र की यूपीए सरकार ने दी थी। हालांकि 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीए सरकार वाली इस अपील को वापस ले लिया। इसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने इसे 7 जजों की बेंच को सौंप दिया। अब 7 जजों की बेंच ने बहुमत के आधार पर इस अजीज बादशाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अब इस मामले का अंतिम फैसला 3 सदस्यीय बेंच के पाले में डाल दिया गया है और इस बेंच के पास मामले को भेजकर एक खिड़की भी खुली छोड़ दी है, जिससे एक उम्मीद उन लोगों के लिए भी बाकी है जो एएमयू को अल्पसंख्यक नहीं मानते। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है एएमयू,
अल्पसंख्यक का दर्जा पाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आज का जो फैसला है इसको किस तरीके से देखा जाए, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जो है नेहा धवन जी, वो हमारे साथ है। अश्वनी दुबे जी, वरिष्ठ जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ अधिवक्ता सुरेंद्र चंद चौहान भी हैं, जो कि एएमयू का पक्ष रखेंगे। एएमयू की तरफ से अमित तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। और उसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद आमिर राशिद भी हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं अश्वनी दुबे जी से करना चाहूँगा। अश्वनी दुबे जी, पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी एएमयू को लेकर के। मैं आज आपसे जानना चाहूँ कि आप इस फैसले को आज किस तरीके से देख रहे हैं। और एक जो बात अल्पसंख्यक दर्जे की आ रही है, तो इस अल्पसंख्यक के दर्जे में क्या सिर्फ मुसलमान है अल्पसंख्यक का मतलब, या जो दूसरे संविधान में वर्णित हैं अल्पसंख्यक, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे? आपकी आवाज़ नहीं है, ज़रा अनम्यूट करें सर अपने आप को। मुकेश जी, अगर हम देश में जो सेलेक्टिव नैरेटिव है उस नैरेटिव की बात करें तो उस नैरेटिव के मुताबिक तो भाई अल्पसंख्यक मुसलमान हैं जी। लेकिन अगर हम संवैधानिक बातों की बात करें तो उसमें बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, और तमाम जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा जो है भारत सरकार के संविधान के मुताबिक मिला है, वो सभी लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं। मगर चूंकि मेजॉरिटी उनकी है, 30 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, और वो अपनी बातें सही तरीके से सही इकोसिस्टम के माध्यम से कह लेते हैं, इसलिए अल्पसंख्यक वही माने जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अल्पसंख्यक दर्जे का आज सिर्फ पैमाना सेट किया है। एएमयू का दर्जा तय करने को नई बेंच बैठेगी, यानी अभी जब तक कि नई बेंच का फैसला नहीं हो जाता तब तक जो ये 4 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बहुमत की जो जजमेंट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा, वो बरकरार रहेगा। कुल मिलाकर के अजीज जो 1967 के जजमेंट की, बादशाह जजमेंट की आप बात कर रहे हो, उसको जो है ओवर रूल कर दिया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जो नए मापदंड क्या होने चाहिए वो ऑनरेबल 3 जजेस की बेंच को बहुमत में छोड़ के, ये जब भी बैठेंगे तो ये जो है करेंगे, क्योंकि इस पे 4 अलग अलग राय आई थी। अब एक बात, दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि देश धर्मनिरपेक्ष है तो शिक्षा संस्थान भी धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं होने चाहिए। बड़ा दोहरा मापदंड है, और वो दोहरा मापदंड भी खत्म करने की जरूरत है। माने जो आर्टिकल 30 की हम मूल बात करते हैं, आर्टिकल 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके अपने संस्थान को एडमिनिस्टर करने का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और चलाने का अधिकार है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए देश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो तय करता है कि क्या मापदंड होंगे पीजी के, क्या मापदंड होंगे पीएचडी के, क्या नेट का क्राइटेरिया होगा, क्या वहां पर अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होगा, कैसे फंडिंग आएगी, कैसे वो डिग्री जो है बाकी विश्वविद्यालयों की डिग्री से बराबर होगी, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन संविधान में दिया गया है वो कैसे लागू होगा, और अल्पसंख्यक रिजर्वेशन नहीं है वहां क्यों भारत के संविधान में, तो क्या उसके बाद भी अल्पसंख्यक रिजर्वेशन लागू हो सकता है, गवर्निंग बॉडी कैसी होगी, क्या नेट का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, अपॉइंटमेंट करने का प्रोफेसर्स का यूजीसी रेगुलेशंस है वो लागू होंगे कि नहीं होंगे, ये तमाम विषय हैं जिन पर बात करना। जैसे एक बात और, अभी 2 दिन पहले भी एक जजमेंट आई जिसमें आपने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश का मदरसा एक्ट 2004, बिल्कुल मदरसा एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ठीक है, आपको अधिकार है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रन करने का, एडमिनिस्टर करने का, लेकिन सरकार को भी अधिकार है उसमें, चूंकि ग्रांट अगर मिल रही है तो ये देखने का कि आपकी जो एजुकेशन प्रणाली, आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल कॉम्पिटेंस और नेशनल इक्विवेलेंस के बराबर हो। तो ये भी एक बात है। अब आने वाले दिनों में तय होगा कि क्या होगा। फिलहाल एक बात यह है कि अभी तक अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार है, लेकिन मापदंड क्या होंगे वो तय होगा। बिल्कुल, मापदंड अभी तय होंगे। सुरेश चंद्र गौतम हमारे साथ है, एडवोकेट हैं, और ये एएमयू का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे। सुरेश चंद्र जी, क्या आपको लगता है जो अश्वनी जी ने कहा है वो आप उससे सहमत हैं, या आज जो फैसला हुआ है आपको लगता है कि क्राइटेरिया जो सेट करने के लिए कहा गया वो क्राइटेरिया पहले से सेट है? क्योंकि आप एएमयू के जो पक्षकार हैं, जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अल्पसंख्यकों के द्वारा जो फैसला किया गया कि अल्पसंख्यकों के द्वारा बनाया गया या नहीं बनाया गया, इस पे आधार पर नहीं होना चाहिए कि कोर्ट ने बनाया, लेजिस्लेटिव ने कानून बना करके इसका स्थापना की इसकी, या मुस्लिमों ने इसकी स्थापना की, इसके आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्या आप सहमत हैं इस बात से आज जो ये चीज़ें आ रही हैं?
माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है जी, वो सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। 1960 में जो जजमेंट हुआ था उसको उलट दिया है माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने। इसकी हम सराहना करते हैं, हम ही नहीं सराहना करते बल्कि पूरा देश सराहना कर रहा है। संविधान ने तो पहले ही इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया था। आर्टिकल 30 में बाबा साहब ने इसको मान लिया था। ये छोटा सा कॉलेज 20 लाख रुपए इंग्लैंड को जमा, ब्रिटेन को जमा करके ये यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिला। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा बनाए से स्वीकार कर लिया बाबा साहब ने है, और फंडामेंटल राइट की श्रेणी में इसको रखा है। अब ये माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा डिसीजन दिया है। अब है क्या, बीजेपी सरकार चल रही है, उन्होंने डंडे दे दिए लोगों के हाथों में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने आंखें दी हैं कि इसे पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट दिया है, ये इसको अभी जो 3 सदस्यीय जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी उसमें ये सिद्ध करना है कि ये अल्पसंख्यक है अथवा नहीं। अब बताओ, उसमें मेडिकल हमारा बना हुआ है, उसमें हमारी जो है ये मस्जिदें हमारी बनी हुई हैं, कब्रें हमारी बनी हुई हैं, सर्व समाज के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है भाई साहब? नहीं, जो आपने 20 लाख रुपए देने वाली बात बताई गौतम साहब, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले तक का मामला है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद तो ये क्राइटेरिया था नहीं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं जो उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे मान लिया? जी कुमार जी, मैं भाई साहब वही तो बात बता रहा हूँ आपको। ये तो एक फंडामेंटल राइट है। सब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें इन सारी चीजों को माना था। अब ये बीजेपी सरकार ने तो लठ दे दिए हैं, बीजेपी सरकार ने लठ दे दिए हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने आंखें दी है लोगों को, और जो आंखें दी हैं लोगों को उसके आधार पर भाई 67 में तो बीजेपी की सरकार नहीं थी ना। चलिए नेहा धवन जी, आपने जो कहा, नेहा धवन जी बीजेपी की तरफ से हैं। नेहा धवन जी बताइए। नेहा जी, आप सुन रही हैं, क्या जवाब है आपका? सुरेश चंद्र गौतम जी जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, सहमत है? सबसे पहले तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे साथ जो एडवोकेट भाई जुड़े हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तय करता है सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के क्या रूल एंड रेगुलेशन रहने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक संस्थान होना चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश की प्रणाली में हम एजुकेशन को हमें कहते हैं, मेरा अपना मत यह। और हमें एजुकेशन संस्थान में लोकतंत्र की प्रणाली उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, निरपेक्षता को फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसे संस्थान में क्या सीख दे रहे हैं? जो हम शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा में हमारे शिक्षा को ग्रहण करने के तो किसी भी तबके का सकता है, किसी भी तबके के छात्र आ सकते हैं, वो चाहे उच्च जाति के हों, चाहे जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, वो सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें भारत को सुदृढ़ बनाना है, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाना है, भारत को हमें उसकी अखंडता, अखंडता, एकता को कायम रखना है, तो हमें जो छात्र हैं उनको इस बात से परे रखना होगा, यंग जनरेशन को इस बात से रखना होगा, जातीय भेद और धार्मिक भेद जो है वो हमारे छात्रों में ना पनप पाए। और इस तरह से अगर हम एक यूनिवर्सिटी को दर्जा देते हैं तो मैं एक छोटा सा ध्यान सबका आकर्षित करना चाहूंगी कि बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे जातियों के भी संस्थान हैं। जैसे मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ तो हरियाणा में जाट संस्थान भी हैं, हरियाणा में सनातन धर्म से जुड़े संस्थान भी हैं, हरियाणा में कुछ ऐसी एजुकेशन सोसाइटीज हैं जो वैश्य समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन उन संस्थानों के नाम जरूर वैसे हैं, लेकिन वहां पर शिक्षा जो है वो जाति और धर्म के भेद से दूर हटकर दी जाती है। और जो एक सरकारी जो बात है जिसमें हम शिक्षा को के लिए इन जातिगत भेद को बंधनों को नहीं रख सकते, उस आधार पर सभी समाज को समान रूप से बिल्कुल सही कहा आपने, काम किया जाता है। बिल्कुल नेहा जी, आपने सही कहा, आपने सही कहा। अमित तिवारी जी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे सुन रहे हैं आप लोगों की बातों को। अमित जी,
कोर्ट के फैसले को सरकार जो है संसद में आकर के बदल देती है। 81 में भी वही हुआ आपकी सरकार से। जी राशिद जी, मैं आऊँगा इसके बाद, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। और जो 81 में आपने किया, 67 में जो हुआ उसको 81 में आपकी सरकार ने बदल दी थी। अब फिर इस तरीके का फैसला आया है। क्या किसी भी संस्थान को धर्म के आधार पर चिन्हित करना ज़रूरी है? देखिए, इसकी परिभाषा कोर्ट ने दी है। अभी कोर्ट ने बोला भी है कि ना तो उसके भी अल्पसंख्यक का दर्जा उन्होंने होल्ड किया है, और उसके पीछे कोर्ट ने गंभीर तर्क भी रखा है। और इसकी आगे की जो प्रक्रिया उसको 3 सदस्यीय बेंच के मध्य बांट दिया है। जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जाति धर्म के आधार पर और ये शिक्षा में भेद नहीं होना चाहिए। तो जहां तक हमने एएमयू के बारे में सुना है, पढ़ा है, तो हमने ये चीज जानी है कि वहां तो मेडिकल के भी छात्र हैं, वहां तो मेडिकल की भी पढ़ाई होती है, वहां तो हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। मतलब हम ये बात मानते हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से उसमें मुस्लिम शब्द जोड़ा हुआ है, और वो जो भी कानूनन कारण है और भी जो है उनको मान सकते हैं, और उनका निर्णय जो है वो अल्पसंख्यक रहेगा नहीं रहेगा। अब जब हमारे देश के सर्वोच्च अदालत ने ही अगली 3 सदस्यीय समिति पर थोप दिया है, तो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि देश का कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, चाहे वो केंद्रीय संस्थान हो, चाहे वो राज्य का कोई संस्थान हो, अगर वो केंद्रीय है, तो मैं जानता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने देश के लाखों लाख चिकित्सक दिए हैं, लाखों लाख शिक्षाविद दिए हैं। आपको पता नहीं, आपने मेडिकल शिक्षा की बात की, मेडिकल शिक्षा को लेकर ही बवाल हुआ था। मेडिकल शिक्षा में 50% उन्होंने आरक्षण दे दिया था रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे, और उसी के बाद से बवेला जो है वो शुरू हुआ है। राशिद जी है, वही के हैं, और राशिद जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। राशिद जी, आप बताना चाहते, आज जो फैसला हुआ है उस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? आमिर राशिद जी। देखिए, आज का फैसला अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया माननीय न्यायालय ने, और क्योंकि जो मेरे भाई है सुरेश चंद्र गौतम जी, वो भी अलीगढ़ के हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा वो किस तरीके से दिफा कर रहे हैं एएमयू का। उनको दलित समाज कभी माफ नहीं करेगा। एएमयू में आज तक दलितों को आरक्षण नहीं मिला, ये पता नहीं कैसे दलील देके तारीफें कर रहे हैं एएमयू की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक मदरसे की तरह देश के अंदर चलता है, केंद्र सरकार से पैसा लेते हैं, वित्त पोषित संस्थान है। केंद्र सरकार का एक भी केंद्र सरकार का यह नियम कानून माना नहीं जाता। आए दिन हिंदू बच्चों की लिंचिंग होती है, यहाँ पे जन्माष्टमी की छुट्टी पे रोक लगा देते हैं। पूरे दुनिया भर में जब तिरंगा यात्रा निकलती है देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर, तो हमारे एएमयू में रोक लगा दी जाती है तिरंगा यात्रा पे। एक भी हिंदू छात्रों के लिए एक भी क्या कहते हैं मंदिर नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। हर यूनिवर्सिटी के अंदर 16 हॉस्टल है, हर हॉस्टल के अंदर एक मस्जिद की हुई है। बताइए कहाँ धर्मनिरपेक्षता है? बिल्कुल बिल्कुल। दीपावली आप नहीं मना सकते यहाँ पर, होली आप नहीं मना सकते, जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, और अब कहते हैं कि सब धर्म के बच्चे यहाँ पर। और सर सैयद अहमद खान ने जो एएमयू की स्थापना की थी वो अशराफ मुसलमानों के लिए की थी। पसमंदा मुसलमानों से बहुत नफरत मानते थे। उस समय के लोग अपनी जाति बदल कर एएमयू में दाखिला लिया करते थे। बिल्कुल, ये सब चीजें कोर्ट के सामने, ये सब चीजें सत्य है। बिल्कुल। मैं अश्विनी जी वापस आपके पास आऊँगा। अश्विनी जी, ये जो मसला है, क्या धर्मनिरपेक्ष देश में, जैसा कि हमने कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पे धर्म की पहचान वाला कोई इंस्टीट्यूट जो है, हालांकि आर्टिकल 30 में ये दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है कि आप कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे जो संस्थान हैं और उनसे अभी क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है? जो आर्टिकल 30 जो है, क्या उसको बदला जा सकता है? आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी है। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस बेंच ने साफ तौर पर कहा था कि जो मूल उद्देश्य, मूल भावना और मूल संविधान है उसको नहीं बदला जा सकता। लेकिन 1976 में तो फिर भी बदला गया था 42वें संशोधन के माध्यम से। तो ऐसा भी नहीं है कि उस जजमेंट के बाद नहीं बदला गया, और बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो पहले का है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अल्पसंख्यक संस्थानों को संविधान के अनुच्छेद 30 सब क्लॉज 1 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विश्वविद्यालय शामिल करके उनको अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित जो क्राइटेरिया उसको पूरा करना होगा, और उस संस्था के पीछे जो
माने कुल मिलाकर ये है कि क्या किसी और धर्म का, पंथ का व्यक्ति वहां पर अगर शिक्षा लेने जाता है तो पहले ये देखा जाएगा कि उसके उस धर्म के लोगों को, जो जिस धर्म ने उसको स्थापित किया उसको पहले मिलनी चाहिए। और दूसरा, अल्पसंख्यक संस्थान शिक्षा को जो है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देते हैं कि नहीं देते हैं, ये विषय है। क्योंकि देखिए कि अगर आप यहाँ पर देखें तो अनुच्छेद 30 का जो मूल सार है वो अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी तरह के तरजीही व्यवहार को रोकना। बिल्कुल अश्विनी जी, आपको रोक के अल्पसंख्यक दर्जे पर जो आज फैसला आया था उस पर हम चर्चा करते हैं। अश्विनी दुबे जी, ब्रेक से पहले जो आप कह रहे थे, प्लीज अश्विनी दुबे जी अगर आपको आवाज आ रही है तो एक बार कंटिन्यू करें। जी जी, मेरा देखिए, तो अब सवाल ये है कि अनुच्छेद 30 का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी तरह से तरजीही व्यवहार को रोकना, माने उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा कि उनको समाज में समानता नहीं मिल रही हो, उनको अपनी शिक्षा ग्रहण करने से रोका जा रहा हो। लेकिन ये मान लेना कि देश के अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता है, यह गलत है। अल्पसंख्यक मुख्य धारा का हिस्सा है और समान अवसरों में भाग ले रहे हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक बात कही। और इसीलिए आप देखिए कि जो 7 सदस्यीय बेंच का गठन उस समय तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जज ने 2019 के 3 जजेस के फैसले के संदर्भ में किया था, उसमें मुख्य मुद्दा था कि क्या किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान मानने के क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। क्या किसी संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इसलिए मान लिया जाए क्योंकि वो धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा स्थापित किया गया, माने सिर्फ स्थापित करने से, या उसका प्रशासन किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो यानी एक विश्वविद्यालय, एक कानून जो एएमयू अधिनियम 1920 द्वारा स्थापित और शासित है, वो क्या अल्पसंख्यक का दावा कर सकते हैं? जैसा आपने सही तौर पर कहा कि 1920 का जो अधिनियम था, उस समय शाही अधिनियम जो अंग्रेजों का, उसके तहत वो स्थापित हुआ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप देखिए उस समय हुई, बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट से गवर्न होती हैं। अजीज पाशा भारत संघ के केस में उन्होंने अल्पसंख्यक की स्थिति को खारिज कर दिया, फिर कानून आया, बाद की स्थिति आप जाने। तो इंदिरा जी स्वयं भी नहीं चाहती थी कि अल्पसंख्यक का दर्जा उसका मौजूद रहे। तो ये सब बातें हैं जिस बात का माने अगर हम देखें तो इतिहास देखें और विवाद देखें तो आज से कई साल पुराना, और समय समय पर बात भी उठती रहती है। एएमयू में जिस तरह की शिक्षा प्रणाली हो रही है, अभी हमारे इतने अजीज भाई जो है ये बता ही रहे हैं इस बात को कि किस तरीके से वहां पर यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी, आमिर भाई ने जैसा कहा, देश की एकता, अखंडता, और समय समय पर देखते भी हैं, समय समय पर सर्जिल इमाम भी तो वहीं से पढ़ा हुआ है। वहीं से अभी तो दीपावली के दिन हम लोगों ने देखा ना किस तरीके से आप दीपावली के लिए जो मिलन समारोह था उसमें आकर के सारे दिए बुझा दिए गए, रंगोलियां मिटा दी गई, वहां पे मारपीट की गई, वहां पे छावनी में बदल दिया गया था एएमयू के कैंपस को। और सबसे बड़ी चीज, एक बेसिक सब्जेक्ट, क्या इस्लामिक संस्थान को सरकार को फंड देना चाहिए अगर वो रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, इसकी दोनों एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको फंड भी मिले, सब कुछ मिले, तो निश्चित तौर पर सरकार का थोड़ा तो उसमें ट्रांसग्रेशन होना चाहिए, ये विषय। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे साथ पक्षकार है जो सुरेश चंद्र जी गौतम, मैं उनके पास आऊंगा। एक चीज मैं आपके गौतम जी मैं जानना चाहूंगा कि ये जो अल्पसंख्यक का दर्जा है, जहां मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का बात है, वहीं ये बवेला होता है। सिखों के भी अपने संस्थान हैं, जैनों के भी हैं, बौद्ध के भी हैं, तो वहां पर ये सब सारी चीज़ें नहीं आती है। आखिर मुस्लिम संस्थानों में ही इस तरीके की चीज़ें सामने क्यों आती हैं? गौतम जी, आपकी आवाज़ आ नहीं रही, आप अनम्यूट करें पहले जरा अपने आपको। गौतम जी अनम्यूट करें। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है गौतम जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही हम तक, अनम्यूट करें। आपने मोबाइल को म्यूट किया हुआ है, एक बार अनम्यूट करें। जी अभी आई थी, जी बोलिए। हाँ आ रही आवाज़, बोलिए। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की लाज रख ली है, बाबा साहब की जो संविधान है उसकी लाज रख ली है। कितना अच्छा फैसला दिया है हमारे पीएम साहब या जो भी हमारी सरकार हैं, सबसे कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेती हैं और शपथ के आधार पर ये तो आप बोल चुके हैं गौतम जी। नहीं मिलती है, मैं वही बता रहा हूँ भाई साहब, वही बता रहा हूँ जी। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी का दर्जा इसे दिया है, सेक्शन 30 के तहत सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पंजाबी हो, कोई, जब कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी का
कलेक्टर दे रहा है इसको, तो ये सरकार है लट क्यों दे रही है लोगों के हाथों में? ये मानसिकता क्यों बना रखी है? काश ये हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे पिताजी पढ़े थे, यहाँ जो भी है सर्व समाज के लोग बच्चे जो पढ़ करके जा रहे हैं पूरे विश्व में फैले हुए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है। लेकिन इसी विश्वविद्यालय ने मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, गौतम जी, कॉलेज भाई साहब, गौतम जी, इसी विश्वविद्यालय ने इसी विश्वविद्यालय ने 50% आरक्षण भी तो दे दिया था। इसी विश्वविद्यालय ने धर्म के आधार पे 50% आरक्षण भी तो दे दिया था, तभी से तो मामला सामने आया है बवाल। आरएच रिजर्वेशन की जो बात कर रहे हैं अभी आप जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं बता दूं आपको 23% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन और 27% रिजर्वेशन कुल मिलाकर के 50% के लगभग बैठता है। हाँ। और 50% रिजर्वेशन कहाँ जाता है? उसमें 10% चलो निकाल दो, 10% तो ये सारे प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है ना, रिलीजन के आधार पर। ये सारे जो, अरे गौतम जी आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? गौतम जी आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? ये सारे जो आरक्षण हैं, ये गौतम जी ये सारे आरक्षण बोले नहीं चाहिए। अभी 27% बैकवर्ड का रिजर्वेशन है, 23% शेड्यूल कास्ट का, एसटी का और एससी का रिजर्वेशन है, 50% मान लो उसे, और उसके बाद 30% में 10% का रिजर्वेशन निकाल दो। 23% नहीं है वो 15% है। मैं आप अरे ये जो भी है गौतम जी बात तो सुनिए, ये जो भी रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है और रिलीजन के आधार पे नहीं है। 50% आरक्षण जो एएमयू में दिया गया था वो धर्म के आधार पे दिया गया था और केवल मुस्लिम छात्रों के लिए दिया गया था। और तो इसके लिए थोड़ी आपको दिया गया है अल्पसंख्यक का दर्जा कि आप अपने सारे मुसलमानों को रिजर्वेशन देके घुसेड़ दो उसमें। इसके लिए थोड़ी है भाई, संविधान को तो पालन करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। 50 और यहाँ भी तो देखिए जो हमारी सरकार चल रही है 40% रिजर्वेशन कहाँ जा रहा है इनका? यानी कहेंगे, यानी बोलेंगे कुछ भी 40% रिजर्वेशन अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था। अरे 40% 10% जो भी है वो तो संविधान के तहत दिया गया है ना गौतम जी। आपको जो ये बबेला हो रहा है कि आप धर्म के नाम पे मुसलमान होने के लिए 50% आरक्षण थोड़ी दे सकते किसी को। अभी एएमयू में आपको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया, आप 50% कल आके कहोगे 100 पर केवल मुसलमान ही पढ़ेंगे, यहाँ पे दूसरे धर्म के लोग पढ़ेंगे ही नहीं और अल्पसंख्यक पढ़ेंगे मतलब मुसलमान। वहां ना आप सिख को लोगे, ना जैन को लोगे, ना बौद्ध को लोगे, ना ईसाई को लोगे, कहोगे 100 के 100 जो है वहां मुसलमान पढ़ेंगे। ये इसीलिए आपको दर्जा नहीं दिया जा रहा ना, बबेला तो इसी के कारण है ना। सर्व समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। पढ़ तो रहे लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या हो रहा है? उनके साथ व्यवहार क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं तो उनके साथ व्यवहार क्या हो रहा है? उनको दीपावली का मिलन समारोह नहीं करने दिया जा रहा, होली मिलन समारोह नहीं करने दिया जा रहा, ईद के लिए वहां पर जो है आप लोग इफ्तारी करते हैं लेकिन वहां पर दीपावली के दीप जलाने से नफरत है आपको, वहां दीप नहीं जलाने देते वहां लोगों को आप। भाई साहब मुकेश कुमार जी, हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं हूँ और मेरे पास सर्विस भी है, 100 बीघा जमीन भी है, मैं नौकरी भी करता हूँ, मैं बिजनेस भी चलाता हूँ, अरबों की संपत्ति रखे हुए। 90% लोगों की संपत्ति 10% लोगों के पास और 10% लोगों की संपत्ति 90% लोगों के पास। क्या हो रहा है भाई साहब? मुझे तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है। कहाँ की बात कहाँ लेकर के जा रहे हैं आप? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? इससे इसका क्या मतलब है? अभी इससे इसका क्या मतलब है भाई? सिस्टम क्या है जो सरकार है? नहीं, सिस्टम यही है ना। तो आप जो देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों को दे दीजिए आप। चलिए नेहा जी मुस्कुरा रही है, कुछ बोलना चाह रही है। नेहा जी क्या जवाब देंगी आप? पर कहाँ चला जा रहा है यहाँ? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान की धज्जियां उड़ा करके तो आप लोग 50% आरक्षण दे रहे हैं, इसीलिए तो संविधान की धज्जियां उड़ रही है, इसीलिए आपको नहीं दिया जा रहा ना दर्जा। नहीं तो मिल जाता ना दर्जा आपको। ठीक है चलिए राशिद जी कुछ गरीबों को देना चाहिए, 40% में दो ना। वहाँ तो आप बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ तो बोलना चाहिए ना। नहीं आपको सब चीज चाहिए मुसलमानों के लिए, सब चीज मुसलमानों के लिए चाहिए। 10% लोगों को जा रहा है। चलिए ठीक है। आमिर राशिद, 10% लोगों को जा रहा है। अरे वो रिजर्वेशन के कायदे कानून है, उन सबको पता है। ये चीज उससे अलग है। उनके अलावा आप 50% आरक्षण डाल रहे हो आप। ठीक है वो कायदे कानून से नहीं। अरे गौतम जी आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हाँ वैसे बात कीजिए ना प्लीज। चलिए आमिर राशिद जी आऊंगी। नेहा जी आ रहा हूँ मैं आपके पास जस्ट जी। जो स्थापना हुई वो 1920 के एक्ट से हुई। उस एक्ट के आड़ में अभी तक एएमयू का जो फायदा है वो चंद परिवार उठा रहे हैं।
अगर आप जांच करा के देख लें तो एक एक प्रोफेसर के 12-12, 15-15 रिश्तेदार ये नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और केंद्र सरकार का पैसा सब मिल बांट के एक मतलब कोकस जाल है या प्रोफेसरों को और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जो केंद्र सरकार के पैसे को लूटने में लगे हुए बुरी तरीके से। केंद्र सरकार का पैसा नहीं है सर, ये हमारा और आपका पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। हमारे और आपके पैसे को लूटा जा रहा है। बात आती है तो तुष्टिकरण और धर्मनिरपेक्षता का, बिल्कुल सरकार के पास जो पैसा है वो हमारा और आपका पैसा है। नेहा जी कुछ बोलना चाह रही। जी नेहा जी। मुकेश जी, मैं बात कहना चाहूंगी, तो उनकी ये है वो आरक्षण की बात, 10% आरक्षण की बात का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। हमारे उधर से संविधान की बात कर रहे हैं। आप डुअल बात नहीं कर सकते हैं। संविधान में जातिगत आधार पर आरक्षण की बात है, ना कि धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात है। ऐसा प्रावधान हमारे लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है। बिल्कुल। आप दोनों तरह की बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जब अल्पसंख्यक शब्द जुड़ जाता है, अश्विनी दुबे जी भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूं, जब अल्पसंख्यक शब्द जुड़ गया तो अल्पसंख्यक में केवल एक समुदाय की आप बात नहीं कर सकते। भारत देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न जाति जो है, विभिन्न धार्मिक आधार के जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम यूपी की बात करें, तो यहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग भी जो है वो अल्पसंख्यक होते हैं, लेकिन पंजाब में वो अल्पसंख्यक नहीं होते। तो ऐसे बहुत से धार्मिक आधार के जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं, उन सबका भी अधिकार, अगर हम आज इसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को हम अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं, है अभी तो प्रावधान है ही, तो यहाँ पर बाकी सभी धार्मिक आधार के अल्पसंख्यक समुदायों का भी उतना ही हस्तक्षेप होना चाहिए जितना कि एक मुस्लिम समुदाय का यहाँ पर है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी आई उसमें ये भी बात हुई कि इसकी ना तो स्थापना जो है वो अल्पसंख्यकों ने की थी, मुस्लिम समुदाय ने की थी, और ना ही इसके प्रशासन का पूरा जिम्मा जो है वो मुस्लिम समुदाय के पास रहना चाहिए। यहाँ पर सभी कार्य कर सकते हैं और ऐसा है भी। यहाँ पर बहुत से प्रोफेसर दूसरी जो धर्म से भी आते हैं, तो क्यों यहाँ पर छात्रों को लेकर एक, मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक गढ़ बनाया गया है, केवल वोट के आधार की राजनीति। राजनीतिक गढ़ ही केवल नहीं है। देखिए हमें तो जो बिल्कुल हमें तो जो पता है यहाँ पर काम करने का, अब जो है ना, अब अगर आप यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारी हमारे पास खबरें विद डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, जहाँ पर यह दबाव डाला जाता है कि अगर आप यहाँ पर हिंदू हैं, अल्पसंख्यक नहीं यानी मुसलमान नहीं हैं, अगर आप यहाँ नौकरी करना चाहते हैं तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों ने किया है, उसके पूरे हमारे पास सबूत है। वहाँ पर स्टूडेंट को भी कहा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को वहाँ पर बुर्का पहन करके आने के लिए कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी डिग्री पूरी करने के लिए हिंदू होते हुए भी वहाँ पर ज़बरदस्ती बुर्का पहन करके आने के लिए कहा जाता है। और शायद यही सब वजह है जिसके कारण वो चाहते हैं अल्पसंख्यक का दर्जा उन्हें मिले और उनकी मनमानी जो है मैनेजमेंट पर चलता रहे। खैर एक चीज़ मैं अश्विनी जी आपसे जानना चाहूँगा, जरा इसको साफ करें कि अल्पसंख्यक का दर्जा अगर मिले, अल्पसंख्यक का दर्जा का मतलब क्या मुसलमान का दर्जा मिलना है और मुसलमान इंस्टीट्यूट का दर्जा मिलना है? और केवल जो सवाल मैंने अभी इनसे किया था गौतम जी से, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि दूसरे जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है जैसे सिखों का है, बौद्ध का, जैन का, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पर इस तरीके के विवाद नहीं आते, वहाँ पर कानून का पालन होता है जो केंद्रीय कानून बनता है जो सबके लिए। केवल ये लफड़ा जो है, केवल ये बवाल जो है केवल मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में ही क्यों होते हैं? ये तो सिर्फ भारत में थोड़ी होता है। बिल्कुल। संविधान में साल 2006 में शामिल अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 5 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को एससी और एसटी रिजर्वेशन के लिए सीटें आरक्षित करने से छूट दी गई है। सारा मसला तो यहाँ है। गौतम जैसे लोग एएमयू में एडमिशन ना पा जाएं रिजर्वेशन की वजह से, वो 10% और 90% का खेल तो मतलब बातें तो भड़काने का कर रहे हैं। स्वयं देखिए कि स्वयं करोड़ों की संपत्ति होगी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं बात करेंगे कि एससी एसटी का जो है उसमें रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन कोई है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि एएमयू का अगर अल्पसंख्यक का दर्जा अगर मान लीजिए कि रहा बरकरार, तो गौतम जी के बच्चों को एएमयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये भी उनको सोचना चाहिए। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा जो है, जो खासतौर से अगर हम देखें तो अगर ऐसा रहा तो 50 बिल्कुल
बिल्कुल, ये उन्हें नहीं पता है कि ये अगर दर्जा बरकरार रहा। और एक चीज़ में हमारे पास प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। कम्युनिस्ट हो जाएंगे। जी ऐश्वर्या जी, एक चीज़ में कहूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, कसौटी के लिए जो कसौटी क्या हो ये तय करने के लिए 3 जजों की बेंच है। कसौटी में क्या ये जो सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, क्या वो चीज़ें हो सकती है या कोई अलग से चीज़ें रखी जाएगी? कसौटी क्या हो सकती है? उसके मापदंड क्या होंगे, गवर्निंग काउंसिल कैसे बनेगी, वाइस चांसलर कैसे बनेंगे, प्रोफेसर कैसे बनेंगे, डीन कैसे बनेंगे, फैकल्टी कैसे डिसाइड होगी, कोर्स करिकुलम क्या होगा, नेशनल सब्जेक्ट के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कैसे इंप्लीमेंट होगी, यूजीसी रेगुलेशंस कैसे इंप्लीमेंट होंगे, यूजीसी रेगुलेशंस अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एजुकेशनल फैकल्टीज है उनमें कैसे लागू होगा, ग्रांट कैसे मिलेगी। ये तो सारी चीजें ऐश्वर्या जी, ये तो सारी चीजें पहले से तय हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन में लागू हो रहे हैं, तो सीधा वही चीज इसमें लागू हो ये ना कहने के बजाय आपने एक अलग से कसौटी तय करने की बात कही। मैं इसका डिफरेंस, इसका अंतर नहीं समझ पा रहा हूं। जो चीजें आप कह रही हैं तो दूसरे इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीजें तो लागू हैं, उनके पास क्राइटेरिया, नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं सारे। एएमयू में इसलिए नहीं लागू है कि एएमयू अपने आप को माने भारत के संविधान से बड़ा संस्थान समझता है। वो भारत के संविधान को भी वहां मोहम्मद अली जिन्ना की जहां पर फोटो हो वहां भारत के संविधान को लागू करने की बात कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, लेकिन आमिर राशिद कुछ बोलना चाह रहे हैं। 10 सेकंड आमिर जी। भाई साहब इतना कहना चाह रहा था, जो अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे एक्ट के बारे में, तो यहाँ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वो भी 1920 एक्ट से चली आ रही है। तो अभी हमारे पूर्व के जो वाइस चांसलर थे तारिक मंसूर साहब, उन्होंने अपनी बहू को जॉब दिलाने के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई तो उनकी समधन ही उसकी इंचार्ज थी। तो मेरा साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके का मतलब चंद फैमिली है जो एएमयू को लूट रही है, और इसीलिए चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो ये लूट बरकरार रहे, अंधेरा कायम रहे, यहाँ संविधान की रोशनी ना पहुंचे, उसके लिए गौतम जी ऐसे लोगों को लगाया गया है और वो ऐसी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अच्छे से। तो आपको मालूम ही है, पूरा आपने खुलासा किया था भ्रष्टाचार। बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आमिर राशिद जी, आपका अश्विनी दुबे जी, आपका नेहा धवन जी, आपका सुरेश चंद्र गौतम जी, आपका, और हमारे साथ अमित तिवारी जी जुड़े कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे। बहुत कम समय दे पाए आपको, उसके लिए क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ रहा है क्योंकि समय हमारे पास नहीं। लेकिन जिस तरीके से चर्चा शुरू हुई है और जिस तरीके से 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है कसौटी तय करने के लिए, क्या ये कसौटी जो भी होगी वो संविधान के तहत होगी? जो बातें कही जा रही है वो चीज़ें दूसरे इंस्टीट्यूशन में पहले से ही लागू है। सवाल केवल उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या इस अल्पसंख्यक के दर्जे में जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं जो संविधान के तहत चिन्हित हैं, क्या उन अल्पसंख्यकों को भी वहाँ पर जगह मिल पाई, क्या उनके अधिकारों की भी वहां पर रक्षा हो पाएगी, और क्या अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बहुसंख्यक हिंदू जो छात्र हैं उनके भविष्य का क्या होगा, उनके साथ क्या कोई भेदभाव नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन देगा? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, क्योंकि संविधान है, कोर्ट इन सब चीज़ों को देख रही है और आगे भी देखेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।